हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे हम हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के प्यारे से प्यारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सही बात है। ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी और 11th बायोलॉजी में हम लोग ने हमारा 12th लेसन स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम क्या है, फोटोसिंथेसिस। सही है, ऑलरेडी 2 लेक्चर मैंने आप लोग को दे दिए हैं। ठीक है, दिस इज द 3rd लेक्चर। सो 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं हमारे चैनल पे। तो किसी भी बच्चे ने अगर नहीं देखा होगा, मिस कर दिया होगा, तो पहले उन लेक्चर्स को देख लेना, उसके बाद यहाँ पर जम करना। सही है, ठीक है, तो इससे आपके सारे के सारे कंसेप्ट अच्छे तरीके से बिल्ड होंगे। सही है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि आपने अगर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है जेआर ट्यूटोरियल्स का, तो इसे जरूर से प्ले स्टोर के ऊपर से जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, वहां पे आपको कई सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो इसे डाउनलोड करके लॉग इन करके अपने फोन में जरूर से रख लेना अगर नहीं किया होगा तो। ठीक है, और यदि आपको मुझसे कनेक्ट होना है, मुझसे कोई डाउट पूछने हैं, अगर आपको मुझसे कोई बातें करनी है, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, ये मेरे इंस्टा की आईडी है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप यहाँ पर आके मुझे मैसेज कर सकते हो। क्लियर है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के इस लेक्चर में। देखो, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था लाइट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, हम लोग ने बात की थी भैया साइट मतलब स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से मैंने आपको बताए थे। 2 स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के, एक होता है हमारा लाइट रिएक्शन और एक होता है हमारा डार्क रिएक्शन। सही है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट था, अगर देखो आप लोग ने लास्ट वाले लेक्चर देखे होंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। सही है, पर अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखे होंगे, मिस कर दिए होंगे, तो कुछ चीजें आप नहीं समझ पाओगे। सही है, तो देखो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बना के समझाया था। सही है, उस क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम में मैंने बताया था कि यहाँ पे कुछ थैलाकॉइड नाम के रिंग जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। सही है, उन थैलाकॉइड के रिंग को उसके ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते थे, ग्राना कहते थे। सही है, और वो ग्राना एक दूसरे से अटैच होते थे स्ट्रोमा लैमेली से। सही है, और जो पूरा ब्लैंक एरिया है उसे हम लोग स्ट्रोमा कहते थे। सही है, मैंने आप लोगों को बताया था ना, कुछ इस तरीके से देखो, कुछ इस तरीके से आपका क्या होता था, क्लोरोप्लास्ट। सही है, अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहां पे ऐसे कुछ इस शेप के क्या प्रेजेंट होते थे बच्चों, हमारे थैलाकॉइड प्रेजेंट होते थे। तो थैलाकॉइड कुछ इस तरीके से अरेंज हुए हैं यहां पर इस मैनर में। सही है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग ग्राना कहते हैं, ग्रैनम कहते हैं सिंगुलर को, और सबको मिलाकर प्लूरल को हम लोग ग्राना कहते हैं। सही है, और एक कॉइन को हम लोग क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड। ये हो गया आपका थैलाकॉइड। बाकी का ये जो पूरा का पूरा एरिया बचा, ये वाला जो डार्क एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला जो पूरा सरफेस है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। सही बात है, सही बात है। फिर मैंने आपको बताया था बच्चों कि यहां पर 2 रिएक्शन चलती है, एक होता है आपकी लाइट रिएक्शन और एक होती है आपकी डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहां पे चलती है, थैलाकॉइड के अंदर। सही है, और लाइट रिएक्शन के बच्चों 2 प्रोडक्ट होते हैं, एक प्रोडक्ट होता है हमारा ATP और एक प्रोडक्ट होता है हमारा NADPH। सही बात है, तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बनाना सिखा दी थी लास्ट वाले लेक्चर में लाइट रिएक्शन के अंदर। फिर मैंने आपको बताया था बच्चों जो हमारा डार्क रिएक्शन है वो चलने वाला है स्ट्रोमा के अंदर। सही है, तो स्ट्रोमा में चलेगा डार्क रिएक्शन। अब ये डार्क रिएक्शन में होता क्या है बच्चों, देखो फर्स्ट वाले लेक्चर में जो मैंने आप लोग को रिएक्शन पढ़ाई थी ना ग्लूकोज बनाने की, मैंने आपको एक रिएक्शन पढ़ाई थी जहां पे क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि आपके CO2 के मॉलिक्यूल आएंगे। सही है, आपके वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे और ये दोनों मिलकर यहां पर क्या बनाते हैं बच्चों, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। यानी ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। सही है, C6H12O6 इसका फॉर्मेशन करते हैं आपके, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल। सही है, अब ये जो पूरा का पूरा रिएक्शन है, यहां पे ऑक्सीजन भी बनता है। सही है, तो अगर ये जो पूरा का पूरा रिएक्शन है बच्चों, ये कहां पे चलता है, ये चलता है आपके स्ट्रोमा के अंदर, और इसी पूरे रिएक्शन को हम लोग डार्क रिएक्शन कहते हैं। सही है, और मैंने आपको बताया था कि इस रिएक्शन को होने के लिए 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट थे हमारे पास, एक थे आपके ATP और एक था हमारा NADPH। सही बात है, ठीक है, तो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है जिनके द्वारा ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो पाता है। अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो इनका फॉर्मेशन नहीं होगा। और ये दोनों कहां से बनते हैं, ये दोनों बनते हैं लाइट रिएक्शन में। सही बात है, तो लाइट रिएक्शन का मैंने आप लोगों को बता दिया था कल, मैंने आपको बताया था ना, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जंप मार रहे थे। सही है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सिस्टम था ना, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह आपके जो इलेक्ट्रॉन थे वो मूव कर रहे थे, जिसकी वजह से अंदर वाला जो एरिया था, इसके थैलाकॉइड के अंदर वाला जो एरिया था जिसको हम लोग ल्यूमिन ऑफ थैलाकॉइड कहते हैं, वहां पे क्या हो गया था, वहां पे हाइड्रोजन के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरेट हो गया था।
सही बात है। जिसकी वजह से बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम, अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई थी हाइड्रोजन की। तो जब हाइड्रोजन बाहर फ्लो होने लगा, तो जब वो फ्लो हो रहा था उसकी काइनेटिक एनर्जी को कौन पकड़ रहा था? एटीपी सिंथेटेज। सही है, एटीपी सिंथेटेज क्या कर रहा था? उसकी काइनेटिक एनर्जी को पकड़कर, उस एनर्जी को पकड़कर कन्वर्ट क्या कर रहा था? किसमें कन्वर्ट कर रहा था? एडीपी प्लस आईपी को कन्वर्ट कर रहा था एटीपी में। तो वहां पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन तो मैंने आप लोगों को बताया ही था। आप एक इलेक्ट्रॉन आता ना फेरोडॉक्सिन से, ठीक है, फेरोडॉक्सिन एक इलेक्ट्रॉन लेके किसको देता था? NADPH सिंथेटेज को। सही है, तो NADP सिंथेटेज क्या करता था? आपके NADP मॉलिक्यूल को NADPH में कन्वर्ट करता था। सही है, तो वो चलती थी आपकी लाइट रिएक्शन। आज बच्चों हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज मीन बाय डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन कई अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके से चलती है। कुछ प्लांट्स में हम लोग उसे C3 साइकिल कहते हैं, कुछ प्लांट्स में हम उसे C4 साइकिल कहते हैं। सही है, तो बेसिकली आज जो हम लोग पढ़ने वाले ना, आज है हमारा C3 साइकिल। ठीक है, आज हम लोग ये समझेंगे बच्चों कि आखिरकार C3 साइकिल क्या होती है और C3 साइकिल वाली डार्क रिएक्शन, C3 साइकिल वाली डार्क रिएक्शन बच्चों चलती कैसे है। सही है, तो आज हम लोग इस चीज का खुलासा करेंगे। समझ रहे हो? ठीक है, तो एक बात अपने दिमाग में रखनी है कि आखिरकार ये जो डार्क रिएक्शन चल रही है ये कहां पे चलने वाली है बच्चों? इसका लोकेशन कहां पे होने वाला है? इसका जो लोकेशन है बच्चों वो होता है आपका स्ट्रोमा। किसका? आपके क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, सो स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में आपका डार्क रिएक्शन चलेगी। सही बात है, ठीक है, सही बात है। चलो आ जाओ, बढ़ते हैं अपन। तो स्टेप्स में दो चीजें हैं अभी तक हम लोग ने देख ली है, लाइट रिएक्शन, धीरे धीरे जाएंगे हम लोग, सबको समझेंगे। और एक है आपका डार्क रिएक्शन। सही है, जो डार्क रिएक्शन है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से हो सकती है। किसी किसी ऑर्गेनिजम्स में ये C3 साइकिल चलती है बच्चों। सही है, किसी किसी ऑर्गेनिजम्स में C3 साइकिल चलती है और किसी किसी ऑर्गेनिजम्स में C4 साइकिल चलती है। ठीक है, तो जिन भी प्लांट्स में, जिन भी ऑर्गेनिजम्स में, जिन भी प्लांट्स में C3 साइकिल चलेगी उन प्लांट्स को हम लोग कहेंगे C3 प्लांट्स। सही बात है, तो मान लो किसी भी प्लांट के अंदर अगर C3 साइकिल चल रही है तो ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कहेंगे? C3 प्लांट। तो अगर मैं बीच बीच में कहीं ये बोलूं कि ये जो प्लांट है ये C3 प्लांट है, तो इसका मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर ये C3 प्लांट है इसका मतलब इसके अंदर C3 साइकिल चल रही है। सही है, और अगर कोई C4 प्लांट है, ठीक है, अगर ये कोई C4 प्लांट है तो मैं कहूंगा कि भैया इसके अंदर C4 साइकिल चल रही है। अब इसका नाम C3 C4 क्यों रखा गया है वो भी हम लोग रिएक्शन के टाइम पे बात करेंगे, पर अभी इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। लाइट रिएक्शन हमारी ऑलरेडी डन है, डार्क रिएक्शन की आज हम लोग बात करने की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, डार्क रिएक्शन की बात करने की आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बच्चों। इसमें एक है आपका C3 साइकिल, एक है आपका C4 साइकिल। साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है उसकी बाद में भी हम लोग बात करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, पर अभी इतना समझ के लो, इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते बच्चों। अब आ जाओ अपन C3 साइकिल के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, C3 साइकिल को केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। अगर आप देखोगे तो C3 साइकिल को केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज देयर वॉज अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बच्चों मेल्विन केल्विन। ठीक है, जिनका नाम क्या था? मेल्विन केल्विन, जिन्होंने इस साइकिल को, इस प्रोसेस को क्या किया था? देखो, डिफाइन किया था। समझ रहे हो? ठीक है, नाम देखो इनका कैसा है, मेल्विन केल्विन। समझ रहे हो? ठीक है, थोड़ा सा इनके मम्मी पापा को मजाक सूझा होगा, चलो इसका नाम मेल्विन रख देते हैं, इसके सरनेम के साथ मैच करेगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो चलो जोक्स अपार्ट, अभी हम लोग बात करते हैं हमारे C3 साइकिल की। अब होता क्या, देखो C3 साइकिल में बच्चों आता है CO2। ठीक है, तो मिटा देते हैं या फिर इसको कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, इसको अपन यहां शिफ्ट कर देते हैं, बिकॉज ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग को उन्हीं ने बताया है। सही है, तो जितनी चीजें मैं आप लोग को बताऊंगा उतने पढ़ना है। सो एक कंपाउंड होता है बच्चों, सबसे पहले आपका जो CO2 है, सबसे पहले जो आपका CO2 है वो एंटर करता है C3 साइकिल में। अब C3 साइकिल के नाम से आपको एक चीज पता चल रही होगी कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब घूम घाम के चीजें वही बनने वाली है जो स्टार्टिंग हो रही है जहां से। सही बात है, तो सबसे पहले जो आपका CO2 है बच्चों वो एक कंपाउंड के ऊपर आकर अटैच होता है, जिस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर। ठीक है, दिस कंपाउंड इज प्राइमरी एक्सेप्टर। प्राइमरी एक्सेप्टर उसका फंक्शन है। एक्चुअल में इस कंपाउंड का नाम होता है बच्चों
RUBP, ठीक है। एक्चुअल में इसका नाम क्या होता है बच्चों? RUBP। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RUBP? RUBP का फुल फॉर्म होता है बच्चों राइबुलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है। इसका नाम क्या है? राइबुलोज बिसफॉस्फेट। आगे मैंने लिखा हुआ, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी इतना तुम लोग ध्यान में रखो। सबसे पहले क्या आया? CO2। CO2 किसके ऊपर बाइंड कर जाएगा बच्चों? आपके राइबुलोज बिसफॉस्फेट के ऊपर, सही है। जो राइबुलोज बिसफॉस्फेट है, इट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। जो राइबुलोज बिसफॉस्फेट है, ये क्या है बच्चों? आपका 5 कार्बन कंपाउंड है। अब इनको ऐड कौन करवाता है? एक एंजाइम होता है, एक एंजाइम होता है जो क्या करता है? इस CO2 को इस राइबुलोज बिसफॉस्फेट में ऐड करने में मदद करता है। उस एंजाइम का नाम क्या है? उसका नाम है रूबिस्को, ठीक है। उसका नाम क्या है? रूबिस्को। रूबिस्को नाम का उसका एंजाइम है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों? देखो, राइबुलोज, ध्यान से सुनेंगे, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, ठीक है। राइबुलोज बिसफॉस्फेट C से होता है बच्चों कार्बोक्सिलेज, ठीक है, और O से होता है ऑक्सीजनेज, सही बात है। इसका नाम कार्बोक्सिलेज क्यों पड़ा है? बिकॉज ये CO2 को क्या करवा रहा है? ऐड करवा रहा है आपके RUBP में, सही है। CO2 को ऐड करवा रहा है RUBP में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? कार्बोक्सिलेज पड़ा है। इसका नाम ऑक्सीजनेज क्यों पड़ा है? इसकी बात हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका रिलेशन ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, वो तुम लोगों को बताऊंगा। अभी इतना समझ में आ गया तुम लोग को, ठीक है, कि यहां पर एक एंजाइम है, दिस इज अ एंजाइम, जिसका फंक्शन क्या है कि ये आपके CO2 मॉलिक्यूल को RUBP के साथ बाइंड करवा देता है, सही है। नाउ RUBP इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, 5 कार्बन वाला कंपाउंड है। एक कार्बन यहां से एक्स्ट्रा आ रहा है, सो अब ये क्या बन जाएगा? अब ये एक 6 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा, सही बात है। नेक्स्ट ये क्या बन जाएगा बच्चों? एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन ये जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड होता है ना, इट इज वेरी अनस्टेबल, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो इसका नाम नहीं दिया हुआ है, आपके बुक में भी ऐसे लिखा हुआ है दैट इट इज अ अनस्टेबल कंपाउंड, सही है। ये क्या है आपका? अनस्टेबल कंपाउंड। कंपाउंड की स्पेलिंग गलत हो गई, अब सही है, ठीक है, अब सही है, सिंपल है। अभी तक मैंने तुम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं समझाया है। मैंने तुम लोगों को बोला एक आपका CO2 है। CO2 कहां से आएगा? मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में बताया था CO2 दो सोर्स से आ सकता है। एक तो आपका प्लांट के अंदर ही जो रेस्पिरेशन चल रही थी उसका बाय प्रोडक्ट होता है CO2, तो एक CO2 वहां से आ जाता है। पर वो CO2 इतना इनफ नहीं होता बच्चों। तो प्लांट क्या करता है? आपके स्टोमेटा से, स्टोमेटा ऐसी ओपनिंग होती है ना छोटी छोटी, प्लांट्स में ऐसे छोटी छोटी ओपनिंग लगी प्रेजेंट होती है। तो प्लांट क्या करेगा? इन स्टोमेटा से बहुत सारा CO2 एयर से ले लेता है अपने बॉडी के अंदर, सही बात है, ठीक है। जिसके वजह से यहाँ पे इसकी इस CO2 की पूर्ति होती है, जितना इसको चाहिए उतना CO2 इसको मिलता है। फिर ये CO2 किसके साथ बाइंड करना है? RUBP के साथ बाइंड करना है, दैट इज योर राइबुलोज बिसफॉस्फेट, दैट इज योर RUBP। इसको बाइंड कौन करवाता है? एक एंजाइम करवाता है जिसका नाम है रूबिस्को, सही है। और जैसे ही ये बाइंड करते हैं, देखो 5 कार्बन कंपाउंड, जैसे ही एक और कार्बन इसके साथ बाउंड करता है, ये 6 कार्बन कंपाउंड बन जाते हैं एंड दिस इज अ वेरी अनस्टेबल कंपाउंड, सही बात है। अब देखो केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोई भी अनस्टेबल कंपाउंड क्या करता है? खुद को तोड़ेगा या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, जिसके वजह से वो स्टेबल हो, वो स्टेबिलिटी अचीव करे। ये होता है ना केमिस्ट्री में भी। तो यहां पे भी कुछ यही होगा बच्चों। ये जो आपका 6 कार्बन कंपाउंड है, ये टूट जाएगा 3 कार्बन कंपाउंड में, ठीक है। ये जो आपका 6 कार्बन कंपाउंड है, ये टूट जाएगा बच्चों 3 कार्बन कंपाउंड में। तो 3 कार्बन के कितने कंपाउंड बनेंगे? 2 कंपाउंड बनेंगे, बिकॉज यहां पे 6 कार्बन थे, सही बात है। तो यहां पे बनता है बच्चों 3PGA। कंपाउंड क्या बनता है? 3PGA। PGA का फुल फॉर्म क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। लिख दो यहां पे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सिंपल सी बात समझ में आ गई, ठीक है। कितने कार्बन वाला कंपाउंड है ये? 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, समझ में आई बात, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। क्यों 2 मॉलिक्यूल बने? क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन थे ना, तो 6 कार्बन वाला कंपाउंड, मान लो इसे 6 कंपाउंड है कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हो। तो ये कंपाउंड है, तो ये यहां से बीच से ब्रेक हो गया, तो 3 कार्बन इधर आ गए, 3 कार्बन इधर आ गए, तो 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड बना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? 3PGA, यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3 ये क्या कर रहे हैं? ये 3 वर्ड का मतलब क्या है बच्चों? 3 का मतलब होता है इट इज अ पोजीशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। आपका ग्लिसरिक एसिड में किस पोजीशन में फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द 3 फॉस्फेट। इसके पहले
1,3 भी बनता है, ठीक है 1,3 भी बनता है, पर वहां से बहुत सारा अमाउंट क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, वहां से एक फॉस्फेट निकल जाता है और यहाँ पे क्या बन जाता है बच्चों आपका 3 ग्लिसरिक एसिड। इतनी चीजें समझ में आई है क्या आपको? इतनी चीजें समझ में आई है, ठीक है। इस स्टेप को क्या कहते हैं? ये जो स्टेप है बच्चों जहां पे आपका CO2 ऐड हो रहा है और यहां पे आपका 3PGA बन रहा है, इस स्टेप को क्या कहते हैं? ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इसे एक बार नोट डाउन जरूर से कर लेना अपनी बुक में। जितनी भी चीजें मैं तुम लोगों को बता रहा हूं बच्चों, इसे एक बार अपनी बुक में नोट डाउन जरूर से कर लेना। सही बात है, ठीक है, सही बात है, सही बात है। अच्छा, ये जो स्टेप है इसको हम लोग कहते हैं बच्चों कार्बोक्सिलेशन। लेकिन यहां पे थोड़ा सा खिचमिच बच गया है, तो अपन क्या करते हैं, एक दूसरे पेज पे लेते हैं और वहां पर अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। सही है। तो सबसे पहला क्या था अपना RuBP, सही है। RuBP क्या है? 5 कार्बन कंपाउंड है, सिंपल है। फिर ये 5 कार्बन कंपाउंड आगे चल के एक अनस्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, सही है। एंड दिस अनस्टेबल कंपाउंड इज 6 कार्बन कंपाउंड। क्यों 6 है? क्योंकि यहां पर एक CO2 क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है। एंड CO2 इसके पास भी क्या है, खुद का एक कार्बन है, सही है। तो ये CO2 क्या कर रहा है, इस RuBP पे अटैच कर रहा है 5 कार्बन वाले, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, 6 कार्बन का अनस्टेबल कंपाउंड बन रहा है, सही बात है। और कौन अटैच करवाने में हेल्प करता है? रुबिस्को। ये भी आपको पता होना चाहिए, रुबिस्को, ठीक है। रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या है? राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेस। अब ऑक्सीजनेस का क्या मतलब है वो मैं आप लोग को फोटो रेस्पिरेशन में समझाऊंगा, अभी इतना समझो। कार्बोक्सिलेज क्यों पता है? क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड करवा रहा है, ठीक है। क्यों ये है? क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों ऐड करवाने में हेल्प कर रहा है। समझ में आएगी बात, ठीक है। तो जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन कहां तक है बच्चों? 3PGA तक, ठीक है, 3PGA तक। ये वाला जो स्टेप है यहां से लेकर, यहां पे लिखे देख लो, यहां लिख देते, यहां से लेकर ये जो पूरा का पूरा स्टेप हुआ है ना यहां तक, इसे हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। लिख दूं? कार्बोक्सिलेशन, क्लियर है? कार्बोक्सिलेशन क्लियर है। नाउ इट इज एसिड। ये क्या है बच्चों? आपका एसिड है, सही है, सिंपल है ना। अब जब एसिड में अगर हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि जब हम लोग एसिड में हाइड्रोजन ऐड करते हैं यानी उसका रिडक्शन करते हैं, तो एसिड आपका कन्वर्ट होता है किसके अंदर? आपके अल्कोहल के अंदर, सही बात है। एसिड किस में कन्वर्ट होता है? आपके अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होता है। तो यहां पे भी कुछ इसी तरीके की चीज होगी, ठीक है। पहले ये अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होगा, फिर ये कन्वर्ट होगा आपके अल्डिहाइड में, सही है। तो फिर ये किस में कन्वर्ट होगा? आपके अल्डिहाइड में। तो अपन अल्डिहाइड वाला डायरेक्ट लिखते हैं, अपन किस में लिखते हैं? डायरेक्टली अल्डिहाइड वाला लिखते हैं। तो ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर? ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड। थोड़ा सा स्पेलिंग वहां तक चला गया है, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसको यहां लेते हैं और यहां पे, ठीक है। सो मैंने आपको क्या बताया है, जब भी एसिड को आप रिड्यूस करोगे तो वो क्या बनाएगा? जब भी आप एसिड को रिड्यूस करोगे तो वो क्या बनाएगा बच्चों? अल्डिहाइड बनाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिडक्शन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो यहां से लेकर के यहां तक जो प्रोसेस चली है, दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। अब ये रिडक्शन के लिए जो हाइड्रोजन है ये आया कहां से? ये रिडक्शन के लिए जो हाइड्रोजन है बच्चों वो आया कहां से? वो आता है, ध्यान से सुनेंगे, वो आता है, याद करो, आपके NADPH से, सही है, NADPH, बिकॉज NADPH इज अ रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल, ठीक है। ये कौन सा मॉलिक्यूल है? रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल है। तो किसी दूसरे मॉलिक्यूल को ये रिड्यूस करता है बच्चों, समझ रहे हो? ये जो NADPH है ये रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल को ये रिड्यूस करने का काम आता है। तो ये अपना हाइड्रोजन किसको दे देगा? इस फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड को दे देगा, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड को दे देगा। इसका मतलब यहां पे क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। तो इसीलिए यहां पे एक NADPH भी खर्च होगा, ठीक है, एक NADPH भी क्या होगा? खर्च होगा। साथ ही साथ यहां पर एक ATP मॉलिक्यूल भी खर्च होगा, समझ में आई बात, ठीक है। सो यहां पे एक NADPH खर्च होगा, उसके साथ साथ एक ATP मॉलिक्यूल भी खर्च होगा। तो यहां पे देखो, यहां पे आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि जो NADPH और ये जो ATP मॉलिक्यूल है ये हमने क्यों बनाया था?
समझ में आ रही बात? ये हमने क्यों बनाया था आपके लाइट रिएक्शन में, बिकॉज इस पीजीए को कन्वर्ट करने के लिए फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में हमें क्या नीड है बच्चों, एक रिड्यूसिंग एजेंट की नीड है, और वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है हमारा, NADPH है। सही है, और ये जो NADPH है ये हम लोग ने लाइट रिएक्शन में इसीलिए बनाया था ताकि इसको रिड्यूस कर सके। सही बात है। अब देखो जैसे ही ये इसको रिड्यूस करता है, जैसे ही ये मॉलिक्यूल इसको रिड्यूस करता है, जैसे ये मॉलिक्यूल इसको रिड्यूस करता है, दिस इज ऑल्सो 3 कार्बन कंपाउंड, दिस इज ऑल्सो 3 कार्बन कंपाउंड, और यहां पे 2 मॉलिक्यूल होंगे। कितने मॉलिक्यूल होंगे बच्चों, 2 मॉलिक्यूल होंगे। सिमिलर सी चीज है यहां पे भी, ये भी आपका क्या था, 3 कार्बन कंपाउंड था और 2 मॉलिक्यूल ये भी थे। सही है, 2 मॉलिक्यूल ये भी थे और ये भी आपका 3 कार्बन कंपाउंड था। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब देखो अब यहां पे क्या होगा, अब ये जो आपका फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है इसके पास एक ऑप्शन है। ये क्या करेगा बच्चों, एक कार्बन यहीं छोड़ देगा, एक कार्बन यहीं छोड़ देगा। आप देखो इसके पास 3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल थे, तो मतलब इसके पास 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल थे। ये क्या करता है बच्चों, 3 कार्बन यहीं पे छोड़ देता है और ये खुद को रीजनरेट कर लेता है वापस किसके अंदर, RUBP के अंदर। अब आपकी बुक में इसके अंदर ऐसे बहुत सारे स्टेप्स दिए होंगे, पर आपको वो स्टेप्स नहीं याद करने, क्योंकि आपके एक्सप्लेनेशन में, आपकी बुक के एक्सप्लेनेशन में सिर्फ इतना ही स्टेप दिया हुआ है। तो आपको उतने डायग्राम को, उतने बड़े डायग्राम को नहीं याद करना। जितनी चीजें मैं यहां पर दिखा रहा हूं उतनी ही चीजें याद करोगे। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला बच्चों, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला, 3 कार्बन वाला 2 मॉलिक्यूल था, तो ये क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक कार्बन को यहीं पे छोड़ देगा। ठीक है, एक कार्बन को क्या कर देगा, यहीं पे छोड़ देगा। तो मतलब बचे कितने, 5 कार्बन, बचे कितने, 5 कार्बन। उन 5 कार्बन मिलकर वापस आपका क्या बन जाता है बच्चों, RUBP बन जाता है। सही है, सो यहां पर RUBP का रीजनरेशन होता है, वापस ये क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज, यहां से लेकर के यहां तक की ये जो प्रोसेस है बच्चों, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। क्या हो गया, जनरेशन। ठीक है, ज्यादा बड़ा नाम लिख दिया गया। हाँ, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो एक बात हमेशा याद रख लो बच्चों, कि कभी भी रीजनरेशन अगर आप करोगे, रीजनरेशन आप कभी भी अगर करोगे तो रीजनरेशन में पैसा लगता है। पैसा लगता है इन द सेंस, यहां पर भी आपको एक ATP खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपका ATP मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा किसके अंदर, ADP मॉलिक्यूल में। समझ रहे हो, एक ATP मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होगा, ADP मॉलिक्यूल में। क्लियर है, समझ में आ गया। और यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, एक कार्बन आपका रिलीज हो जाएगा। अब इस एक कार्बन के साथ होगा क्या, इस एक कार्बन के साथ होगा क्या, देखो ये एक कार्बन कुछ नहीं कर सकता, ये जो एक कार्बन है ये कुछ नहीं कर सकता बच्चों। अब ये जो साइकिल है जो मैंने अभी आप लोग को एक बार सिखाई है, ये टोटल साइकिल 6 बार घूमती है। कितने बार घूमती है बच्चों, 6 बार घूमती है। इसीलिए तो मैंने बोला था ना तुम लोग को, देखो रिएक्शन के स्टार्टिंग में जब मैं तुम लोग को रिएक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने तुम लोग को बोला था ना कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड लगते हैं एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाने के लिए। सही है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड लगते हैं। देखो यहां पे देखो रिएक्शन कैसी थी, रिएक्शन कैसी थी, 6CO2, ठीक है, प्लस 12H2O in the presence of ATP and in the presence of NADPH, उल्टा लिख दिया मैंने, NADPH gives 1 molecule of glucose। फिर यहां पे लिखना चाहिए 1 molecule of C6H12O6। सही बात है। और यहां पर 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 नहीं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यहां से क्या होता है, लिबरेट होता है। सही है, तो देखो 6 कार्बन के मॉलिक्यूल चाहिए एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। सही है, और अभी जो मैंने रिएक्शन पढ़ाई है बच्चों तुम लोगों को, अभी जो मैंने तुम लोगों को साइकिल सिखाई है वो सिर्फ एक ही बार घूमी है। यहां पर सिर्फ एक ही CO2 आया था, सिर्फ एक ही CO2 आया था। तो एक CO2 ने क्या किया, एक कार्बन यहीं पे छोड़ दिया। सही बात है, एक कार्बन क्या किया, यहीं पे छोड़ दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये साइकिल टोटल कितने बार घूमेगी, 6 बार घूमेगी। कितने बार घूमेगी, 6 बार घूमेगी। तो 6 कार्बन को यहां छोड़ा जाएगा। समझ रहे हो, 6 कार्बन यहां पर घूमती है। अब देखो 6 कार्बन जब घूमेगी, सही है, 6 कार्बन जब घूमेगी, एक कार्बन घूमने में 2 ATP और एक NADPH2 का खर्च आ रहा था। इसकी भी थोड़ी कैलकुलेशन कर ले, ये भी थोड़ी कैलकुलेशन कर ले भैया, कभी कभी ये भी पूछ देते हैं। सुनो मैंने क्या बोला, एक साइकिल में, एक साइकिल चलाने में 2
एटीपी, ठीक है, 2 एटीपी और आपका एक NADPH का मॉलिक्यूल खर्च हो रहा था। ये बात सही है। तो जब अगर आप यही रिएक्शन को कितने बार चलाओगे, जब इसी प्रोसेस को आप कितने बार चलाओगे, 6 बार, क्योंकि जब आपको ग्लूकोज बनाना है, जब आपको एक मॉलिक्यूल का ग्लूकोज बनाना है बच्चों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है, तो कितना आ जाएगा 12 और ये कितना आ जाएगा बच्चों 6। समझ रहे हो, समझ रहे हो, क्लियर है, ठीक है। तो यहां पे कुछ ऐसा हिसाब बैठता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 12 एटीपी खर्च होती है और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 NADPH लगता है, ठीक है। एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 NADPH लगता है। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। आई होप आप लोग को इतनी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। आई होप आप लोग को इतनी चीजें यहां तक समझ में आ गया होगा। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, एक गड़बड़ी हो गई है बच्चों मेरे से, आई एम सो सॉरी, एक गड़बड़ी हो गई है। यहां पर एक नहीं, यहां पर 2 NADPH लगता है। सो सॉरी, सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैंने अभी चेक किया, यहां पर बच्चों 2 NADPH लगता है, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2 ATP। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ATP कितना लगेगा 3, क्योंकि 2 यहां पे लग रहा था, 1 वहां पे, और NADPH कितना लगेगा 2। सही है। तो अब इसको जरा अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, अब अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना लगेगा, 6 3 जा 18 और यहां पे लगेगा आपका ये थोड़ी सी राइट कैलकुलेशन है। आई एम सो सॉरी। अभी समझ में आ गया, अभी समझ में आ गया, क्लियर है, क्लियर है। थोड़ा सा दिमाग से निकल गया था बताते टाइम पे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो बच्चों एक चीज है कि आपका जो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है उसको चलाने के लिए, उसको करने के लिए आपको ये जो रिएक्शन है इसे 6 बार चलानी पड़ेगी। नाउ एक क्वेश्चन और उठता है, एक क्वेश्चन और बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर इस रिएक्शन को C3 साइकिल क्यों बोलते हैं, C3 क्यों बोलते हैं यार, C3 इसका नाम क्यों रखा गया। तो देखो, इस रिएक्शन का जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, इस रिएक्शन का ध्यान से सुनो, इस रिएक्शन का जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। सही बात है, जो आपका 3PGA है, इट इज अ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। इस पूरे साइकिल का सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, 3PGA। और 3PGA कितना कार्बन वाला कंपाउंड है बच्चों, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। दैट्स व्हाई इस रिएक्शन को हम लोग C3 साइकिल या फिर C3 साइकिल, केल्विन साइकिल कहते हैं। समझ में ये बात, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चों, केल्विन साइकिल या फिर C3 साइकिल। क्लियर है, समझ में आ गया। इतना ही आप लोग को देखना है। सबसे पहले RUBP आएगा, वो कन्वर्ट होगा अनस्टेबल कंपाउंड में, जो कि 6 कार्बन का, 6 कार्बन का कंपाउंड टूटेगा और वो क्या बना लेगा 3PGA। फिर ये आगे कन्वर्ट होगा किसके अंदर, रिड्यूस होगा ये, और यहां पे बनाएगा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड वापस रीजनरेट हो जाता है आपके RUBP के अंदर। सही है, ठीक है। तो यहाँ पे RUBP में भी एक ATP लगता है, और जब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा होता है तो यहाँ पे 2 NADPH और 2 ATP का मॉलिक्यूल खर्च होंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। सो ये था बच्चों आपका कंप्लीट C3 साइकिल। लेकिन एक चीज अभी रह गई है, अगर मैं यहाँ पे 6 कार्बन डाल दूं तो क्या ये 6 कार्बन से डायरेक्टली चीजें बन जाती है, 6 कार्बन से आपका डायरेक्टली ग्लूकोज बन जाएगा, नहीं। यहाँ पे कुछ चीजें और होती है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे बनता है बच्चों फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं बनता। यहां पे बनता है बच्चों फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब होगा क्या यहाँ पे, होगा क्या यहाँ पे, जब ये रिएक्शन चली, सही है, तो यहां से एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, एक IP बाहर निकल जाएगा, और ये शायद ADP से मिलके ATP भी बना ले, ये भी हो सकता है। सही है, लेकिन आपका एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो जब एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो वहां पे क्या बन जाएगा बच्चों, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। क्लियर है। अब यहां पे होता है बच्चों आइसोमराइजेशन। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, आइसोमराइजेशन। आप लोगों को पता होगा कि जो ग्लूकोज है वो फ्रुक्टोज का क्या है, भाई है। समझ रहे हो, मतलब आइसोमर है। आइसोमर मतलब क्या होता है, सेम आपका केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर चेंज है लेकिन उसका केमिकल फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसको हम लोग आइसोमर बोलते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे के आइसोमर है। तो यहां पे थोड़ी सी स्ट्रक्चर में बदलावट होती है। यहां पे होता है एक प्रोसेस जिसको हम लोग कहते हैं आइसोमराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे आइसोमराइजेशन होती है बच्चों। थोड़ा सा क्या होता है, आपका स्ट्रक्चर चेंज होता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। समझा, किस में कन्वर्ट हो जाता है ये, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फिर सेम चीज होती है यहां से,
छठवें पोजीशन पे आपका फॉस्फेट है, ये भी यहां से निकल जाता है इनऑर्गेनिक फॉर्म में, ठीक है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां से भी निकल जाता है और एट द लास्ट आपको क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज, ठीक है। एट द लास्ट आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो क्लियर है, समझ में आ गया कैसे आपकी C3 साइकिल रन हुई। ये प्रोसेस कहां से बच्चों, ये प्रोसेस यहां से, जब यहाँ पे 6 कार्बन आते हैं ना, तो ये 6 कार्बन एक्चुअल में कौन सा कंपाउंड होते हैं, एक्चुअल में ये होते हैं फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, सही है। तो फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में यहाँ पे एक आईपी निकल गया, आईपी मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गया, वो मिल गया एक एडीपी के साथ, तो यहाँ पे बन गया एक एटीपी, सही है। फिर उसके बाद देखो फर्स्ट नंबर वाला फॉस्फेट निकल गया, छठवें नंबर वाला फॉस्फेट अभी भी है, तो ये क्या बन गया, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन हुआ, फ्रुक्टोज कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर, और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्लियर है, देखो छठवें मतलब ग्लूकोज के छठवें पोजीशन पे फॉस्फेट है, फिर ये छठवें पोजीशन वाला फॉस्फेट भी यहां से निकल गया, मान लो ये भी एडीपी के साथ कन्वर्ट हो गया, एटीपी का फॉर्मेशन कर दिया होगा, सही है। तो यहां से ये भी निकल गया और लास्ट में क्या बचा आपका, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो C3 प्लांट्स के अंदर कुछ इस तरीके से ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब यहां पे एक दिक्कत है, एक दिक्कत की बात है बच्चों, देखो एक चीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। देखो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ था, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ था, देखो क्या है यहाँ पे, RuBP, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आए, क्या है, इसको हम लोग कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, ये आपका रिडक्शन था और ये आपका रीजनरेशन था, सही है। तो यही मैंने आप लोग को समझाया, जो वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। अब ये आ जाओ बच्चों एक दूसरे प्रोसेस में जिसे हम लोग कहते हैं फोटो रिडक्शन या फिर फोटो रेस्पिरेशन, रिडक्शन नहीं, फोटो रेस्पिरेशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय फोटो रेस्पिरेशन, देखो अभी जो हम लोग ने पढ़ा बच्चों वो C3 प्लांट के बारे में पढ़ा कि C3 प्लांट जो है, मान लो C3 प्लांट जो है बच्चों वो क्या कर रहे हैं, C3 प्लांट्स आर डूइंग C3 साइकिल। अब C3 साइकिल का एक ड्रॉबैक है, जैसे मान लो ये लीफ है, लीफ के अंदर सेल होगा और सेल के अंदर पड़ा है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, सपोज दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपकी वो C3 साइकिल चल रही है, सही है, क्या चल रही है, C3 साइकिल आराम से चल रही है, सही बात है। इस C3 साइकिल को CO2 कहां से मिल रहा था, मैंने आपको बताया था, इसको CO2 मिल रहा है बच्चों, यहां पर एक कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर लगा हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, सही है। दिस इज द स्टोमेटा, सही है, ये क्या है आपका स्टोमेटा है। अब स्टोमेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, स्टोमेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि यहीं से क्या होता है, यहीं से आपका जो CO2 मॉलिक्यूल है वो अंदर जाता है, सही है, और इस रिएक्शन का जो बाय प्रोडक्ट है यानी आपका ऑक्सीजन वो भी यहीं से बाहर जाता है, सही है। पर इमेजिन करो बच्चों कि ये जो C3 प्लांट है ये एक ऐसे कंडीशन में प्रेजेंट है जहां पर बहुत ज्यादा धूप आ रही है, जहां पर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत गर्मी है और बहुत ही ज्यादा धूप आ रही है। अब आप लोग ने एक चीज पढ़ी है ट्रांसपिरेशन, याद करो ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है कि आपका जो सन है वो आपके प्लांट के अंदर से वाटर रिमूव करता रहता है, सही है, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहां पे जितना भी वाटर मॉलिक्यूल होगा, यहां पर जितना भी वाटर मॉलिक्यूल होगा वो हमारे सन के द्वारा क्या कर लिया जाता है, यहां से रिमूव हो जाता है इस स्टोमेटा की वजह से, बिकॉज स्टोमेटा को तो ओपन रहना पड़ेगा ना। अगर स्टोमेटा ओपन नहीं हुआ तो यहां से CO2 अंदर नहीं जाएगा और यहां से ऑक्सीजन बाहर नहीं आ पाएगा, तो स्टोमेटा को ओपन होना पड़ेगा, स्टोमेटा मस्ट बी ओपन्ड। लेकिन अगर स्टोमेटा ओपन हुआ और गर्मी बहुत ज्यादा हुई तो यहां से वाटर रिमूव होने लगेगा बच्चों, जो कि एक अच्छी चीज है क्योंकि ट्रांसपिरेशन प्लांट के अंदर होती है। देखो यहां से वाटर रिमूव हुआ, फिर यहां का वाटर यहां चला गया, फिर यहां का वाटर यहां चला गया, समझ लो, तो वाटर एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपिरेशन। लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी है, अगर मान लो प्लांट के पास पानी ही नहीं है, सही है, तो प्लांट तो भैया स्ट्रेस में आ जाएगा ना, प्लांट तो थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाएगा कि अब वो पानी को ज्यादा लॉस नहीं कर सकता, जो प्लांट है वो अब जरूरत से ज्यादा पानी को लॉस नहीं कर सकता बिकॉज देयर इज नो वाटर, आसपास कोई वाटर है नहीं प्लांट के पास, सही है। तो इस टाइम पे क्या करेगा ये C3 प्लांट, ये C3 प्लांट को क्या करना पड़ेगा पता है, इसको अपना ये स्टोमेटा बंद करना पड़ेगा, समझ रहे हो, अपना ये स्टोमेटा बंद करना पड़ेगा, प्लांट में जितने भी स्टोमेटा है सबको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, जिसके वजह से पानी लॉस ना हो। अब चलो स्टोमेटा बंद हो गया, पानी का लॉस नहीं हो रहा, पर यहां पे दिक्कत अब आ जाती है बच्चों कि अब अगर यहां पर पानी लॉस नहीं हो रहा, अगर यहां से पानी लॉस नहीं हो रहा, इसका मतलब आपका स्टोमेटा बंद हो गया है, और अगर स्टोमेटा बंद हो गया है तो इसका मतलब आपका जो CO2 है वो अंदर नहीं आ पाएगा और जो आपका ऑक्सीजन है वो बाहर नहीं जा पाएगा, सही बात है, ठीक है। तो मतलब आपके इस सेल के अंदर, आपके इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर
ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगी, सही है, और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगी बच्चों, कम होने लगी। क्यों कम होने लगी? क्योंकि एक्स्ट्रा CO2 नहीं आ पा रहा और जो ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है अंदर वो बाहर नहीं जा पा रहा, तो जिसके वजह से ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, ज्यादा, और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, कम। ठीक है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, कम। अब याद करो, मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि आपका जो RUBP था, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, इसके ऊपर कौन अटैच होता था, CO2 अटैच होता था। कौन करवाता था, रुबिस्को करवाता था, सही बात है, क्या करवाता था, ये CO2 का एडिशन करवाता था। पर यहां पर जो एडिशन है ना बच्चों, ये जो एंजाइम की एडिशन है ना, ये कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग है। कौन सी बाइंडिंग है, ये कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग है। अब मैंने इतना बड़ा वर्ड आपके सामने फेंक दिया है, पर इसका मीनिंग एकदम सिंपल है, देखो, कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग। बाइंडिंग का मतलब आप लोगों को पता है, किसी के साथ बाइंड कर जाना, तो मतलब आपका CO2 इस RUBP के साथ बाइंड कर पा रहा है, पर ये कॉम्पिटेटिव है। कॉम्पिटेटिव का मतलब ये होता है बच्चों कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वो बाइंड करेगा और जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वो बाइंड नहीं कर पाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग। मतलब दोनों के अंदर कॉम्पिटिशन है, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के बीच में कॉम्पिटिशन है। जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, रुबिस्को क्या करेगा, उसको ऐड करवा देगा RUBP में। अब याद करो, ये जो कंडीशन है जहां पर बहुत ज्यादा धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी है, इस काइंड पे किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुई है, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुई है। क्यों? क्योंकि आपका स्ट्रोमेटा बंद हो गया, जिसके वजह से आप, सॉरी CO2 नहीं, ऑक्सीजन, तो आपका ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल पा रहा बच्चों, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई है, सही है, और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है। तो अब ये जो रुबिस्को है ना, रुबिस्को, समझ रहे हो, ये अपनी पार्टी बदल देगा और ये किसको बाइंड करवाएगा, CO2 को नहीं, अब ये बाइंड करवाने लगेगा ऑक्सीजन को, समझ रहे हो। इसीलिए मैंने बताया था कि इसके नाम में जो लास्ट O आता है ना, ये ऑक्सीजनेज है, समझ रहे हो, इसके नाम में क्या ये लास्ट O है, ऑक्सीजनेज। देखो यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ये देखो, रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। देख रहे हो, ऑब्लिक मार के लिखा हुआ है, ऑब्लिक मार के ऑक्सीजनेज, सही है। मतलब जिसकी भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी उसको ये क्या करवा देगा, RUBP में ऐड करवा देगा, समझ रहे हो। तो यहां पे कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग होती है, इसीलिए इसके नाम में ऑक्सीजनेज आया हुआ है बच्चों, सही है। अब अगर ऑक्सीजन ऐड हो गया, ध्यान से सुनो, अगर ऑक्सीजन ऐड हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी बच्चों इस प्रोसेस में, क्योंकि ऑक्सीजन जब यहां से ऐड होगा तो कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता, कोई भी ग्लूकोज जैसी चीजें नहीं मिलती है, सही है, ग्लूकोज नहीं मिलता, और तो और एनर्जी फालतू खर्च हो जाती है। जो एनर्जी है वो बेमतलब की वेस्ट हो जाती है जब आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है इस कंडीशन में, सही है। तो क्या होता है, देखो यहाँ पे ऐसी कुछ रिएक्शन चलती है, ठीक है। इस रिएक्शन में यहाँ पर कुछ इस तरीके की बच्चों रिएक्शन हम लोग को देखने के लिए मिलती है, समझ में आई बात, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को जरा समझाता हूं, देखो होता क्या है, कुछ कुछ चीजें होती है बच्चों आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, और कुछ चीजें चलती है बच्चों आपके क्लोरोप्लास्ट में। जैसे ध्यान से सुनेंगे, इतनी जो चीजें यहां तक ऑलमोस्ट जो चीजें हैं वो आपकी क्लोरोप्लास्ट में हो रही है, मतलब ये भी क्लोरोप्लास्ट का है, ये भी क्लोरोप्लास्ट का है, और ये भी बनता क्लोरोप्लास्ट में है। पर जैसे क्लोरोप्लास्ट में बनता है ना बच्चों, ये आपके क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकल जाता है और पेरियोक्सोम में घिस जाता है, पेरियोक्सोम, पेरिऑक्सीसोम, समझ रहे हो, ठीक है। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, पेरियोक्सोम में घुस जाता है। फिर पेरियोक्सोम में ये सब प्रोसेस होती है, कहां तक बनता है आपका, ग्लाइसिन बनता है। फिर ग्लाइसिन चला जाता है किसके अंदर, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है आपका, सीरीन, समझ रहे हो, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनता है, सीरीन, और सीरीन वापस आता है पेरियोक्सोम में। फिर यहाँ पे क्या बनता है आपका, ग्लिसरेट, और ये ग्लिसरेट वापस चला जाता है किसके अंदर, आपके क्लोरोप्लास्ट में, समझ रहे हो। क्लोरोप्लास्ट में फिर ये पीजीए घुसता है किसके अंदर, कैल्विन साइकिल में। तो ऑलमोस्ट ये इतना प्रोसेस, समझ रहे हो, इतना कहां तक बना है, ऑलमोस्ट इतना, ये आधा ये बनता किसके अंदर है, आपके क्लोरोप्लास्ट में। ये हो गया आपका पेरियोक्सोम, और यहां पे ऑलमोस्ट इतनी चीजें आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, समझ रहे हो। होता क्या क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपका RUBP है, इस RUBP पे ऐड होता है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे ही RUBP ऑक्सीजन पे ऐड होता है, RUBP क्या है, 5 कार्बन का कंपाउंड है। अब यहां पे कोई एक्स्ट्रा कार्बन तो आ नहीं रहा, तो ये बच्चों दो कंपाउंड में टूट जाता है। एक आपका PGA जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, जो कि पहले भी बन रहा था, लेकिन एक नया कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। और ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, सही बात है। फिर ये ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होता है किसके अंदर, फॉस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलेट में, और ये ग्लाइकोलेट कहां चला जाता है, पेरियोक्सोम में। फिर पेरियोक्सोम में किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ग्लाइकोलेट
आपका कहां चला, अच्छा एक सेकंड, ग्लाइको ऑक्सीलेट हो जाता है ये आपके पेरिक्सोसोम में, ठीक है। फिर ये कन्वर्ट होता है बच्चों आपकी ग्लाइसिन में, ग्लाइसिन इज ऑल्सो 2 कार्बन कंपाउंड। फिर ये ग्लाइसिन और ग्लाइसिन दोनों मिलते हैं, दो कार्बन वाले कंपाउंड से 4 कार्बन वाले कंपाउंड मिलने चाहिए थे ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये 2 और 2 4 कार्बन होते, एक कार्बन निकल जाता है बच्चों CO2 के फॉर्म में, देख रहे हो। ये प्रोसेस से CO2 यूज तो नहीं हो रहा, लेकिन एक्स्ट्रा CO2 निकाला जा रहा है, एक्स्ट्रा CO2 यहां से निकल जाता है बच्चों। और यहां पे 3 कार्बन का कंपाउंड बच्चा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीन। फिर ये सीरीन वापस आता है ग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है, और ये ग्लिसरेट किस में क्या बन जाता है, PGA में। PGA वापस किस में एंटर करता है, केल्विन साइकिल में, और ये रीजनरेट हो जाता है आपके RUBP में। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बच्चों फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। और इसको फोटो रेस्पिरेशन ही क्यों कहते हैं, देखो, क्योंकि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर लेना और CO2 को रिलीज करना। यहां पे भी तो यही हो रहा है, यहां पे भी यही हो रहा है बच्चों, ये ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और CO2 को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, सही है। सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटो रेस्पिरेशन, जहां पे रेस्पिरेशन हो रहा है बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, समझ रहे हो। और ये किसकी दिक्कत है, ये दिक्कत है बच्चों C3 प्लांट्स की, क्योंकि C3 प्लांट्स में ऐसी चीजें देखने के लिए मिलती हैं, समझ रहे हो। C3 प्लांट्स की ये दिक्कत है। तो समझ में आ गई बात। तो बच्चों इसी चीज को देखते हुए इसके बाद कुछ नए प्लांट्स डेवलप हुए, इस C3 वाली दिक्कत को देखते हुए कुछ नए प्लांट्स डेवलप हुए, जिनको हम लोग C4 प्लांट कहते हैं। और उनके अंदर C3 साइकिल नहीं चलती, उनके अंदर C4 साइकिल चलती है, ठीक है। तो उनके अंदर अलग एक साइकिल चलती है, सही बात है। तो लेक्चर अभी ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है, तो अपन क्या करते हैं, C4 साइकिल अगले लेक्चर के लिए रखते हैं। तो अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को C4 साइकिल, फिर वो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक वाली चीजें क्या है, वो सब भी मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। तो टेंशन बिल्कुल ही मत लो। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। मजा आया होगा लेक्चर में, बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने के लिए मिली होंगी, सही है। सो लेक्चर पसंद आया है तो जरूर से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर से करना, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि आप लोग को हर एक नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहे। क्लियर है। सो हम मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में, एक अलग वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।